हेलो एवरीवन। तो हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके थे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के बारे में। नाउ वी विल स्टार्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को ग्लोबल गोल्स के रूप में भी जानते हैं, और ग्लोबल गोल्स इसलिए क्योंकि ये पूरे दुनिया के द्वारा अपनाया गया था। तो पहले हमारा क्या था, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। तो हम एक जानते हैं कि कोई भी चीज सरकार के द्वारा आए या पूरा ग्लोबली आए तो उसका एक मकसद होता है, और एक ईयर उसका पर्टिकुलर रहता है कि हाँ इस ईयर तक इसको कंप्लीट करना है। तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स जो आया था, जिसके अंतर्गत 8 गोल्स था, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में अपलोड किया था। तो उसमें हम पढ़ लिए कि 8 गोल्स था जिसको 2015 तक कंप्लीट करना था। तो 8 गोल्स जो है, तो जरूरी नहीं है कि वो सारे गोल्स एट अ टाइम कंप्लीट हो जाए, कुछ रह गए होंगे। तो इसी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को कंप्लीट करने के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आया। तो जैसे ही मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स खत्म हुआ, उसके जस्ट तुरंत बाद स्टार्ट हुआ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। जो एज लाइक मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी पूरे यूनिवर्स के जितने भी कंट्रीज थे, बहुत सारे नेशंस के द्वारा अपनाया गया। तो इसीलिए इसको हम लोग ग्लोबल गोल्स भी बोले गए। पूरा वैश्विक गोल बोला गया, पूरा देश का जितने भी देश हैं सभी के द्वारा ये अपनाया गया, इसलिए इसको ग्लोबल गोल्स भी बोलते हैं। कि आफ्टर मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आया। अब ये जो आया तो इसका भी एक खास मोटो होगा, और तो वो मोटो को क्या किया गया कि एजेंडा 2030 रखा गया, मतलब 2030 तक ये जितने भी इसमें पॉइंट्स थे उसको पूरे देश में, पूरे जितने भी देश हैं सभी में लागू करना था। तो इसलिए इसको हम लोग एजेंडा 2030 भी बोलते हैं, क्योंकि इसको 2030 तक चलाना है, 2020-30 तक। तो अब ये काफी लंबा समय है, तो अब ये हमारे देश में चल रहा है। तो इसका जो मेन मतलब क्या था कि ये जो ग्लोबल गोल डिजाइन किया गया, इसका मेन मतलब क्या था कि एक ब्लूप्रिंट लाना, जिससे कि हमारा फ्यूचर्स काफी बेहतर बने, सारे लोग काफी बेहतर जिंदगी जिए। तो इसीलिए ये चीज लाया गया था सस्टेनेबल गोल्स। तो जैसे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स था, तो ये उसका विस्तृत रूप था, काफी विस्तृत रूप था, और इसका टाइम इंटरवल भी काफी समय लिया गया, मतलब 2030 तक इसको कंप्लीट करना है। तो ऑब्वियस है कि एजेंडा भी ज्यादा रहा होगा। तो इसके अंतर्गत सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंतर्गत 13 एजेंडा रखा गया, जिसको कि 2030 तक कंप्लीट करना था। तो फर्स्ट एजेंडा क्या है, नो पॉवर्टी, मतलब जो गरीबी है उसको मिटाना है, तो टोटली इराडिकेट करना, जितने भी गरीबी है उसको टोटली इराडिकेट करना। तो फर्स्ट पॉइंट था हमारा नो पॉवर्टी। सेकेंड पॉइंट क्या था, जीरो हंगर, भूखमरी नहीं हो, कोई लोग भूख से न मरे। ये मैंने पहले भी बताया था कि हमारे देश में भी ये कानून है कि कोई लोग भूख से ना मरे। अगर कोई भूख से मरता है तो वहाँ के जो भी अथॉरिटी है, डीसीबीएम, उस पर कार्रवाई हो सकती है। तो दूसरा पॉइंट क्या था हमारा कि जीरो हंगर, भूख से कोई नहीं मरे, भुखमरी का जो है वो जीरो पे ला दे। दूसरा गुड हेल्थ, तीसरा था हमारा पॉइंट, तीसरा एजेंडा है 2030 तक गुड हेल्थ, सभी के लिए वेलबींग्स होना चाहिए, सभी का जो हेल्थ है काफी हेल्दी होना चाहिए पर्सन, नो डिजीज, नो डिफॉर्मिटीज, नो डिजेबिलिटीज। उसके बाद क्या है, क्वालिटी एजुकेशन। अभी तक आपने इससे पहले जो मिलेनियम गोल्स पढ़ा उसमें क्या था, प्राइमरी एजुकेशन पे ध्यान दिया गया था। 1 to 5 क्लासेस में जितने भी प्राइमरी एजुकेशन है उसको बहाल किया गया। अब यहाँ पे क्या है कि क्वालिटी एजुकेशन दिया गया, सिर्फ प्राइमरी तक ही एजुकेशन नहीं, उसमें क्वालिटी होना चाहिए, काफी अच्छा स्तर का एजुकेशन होना चाहिए, यानी कि आपको जो स्किल और टेक्निकल वाला जो कोर्सेज है उस पर ध्यान देने के लिए कहा गया 2030 तक। उसके बाद जेंडर इक्वलिटी, अभी इससे पहले भी मिलेनियम वाले गोल्स में भी हमने जेंडर्स के बारे में पढ़ा, तो यहाँ पे भी इक्वलिटी वाली पोर्शन रखा गया, वुमेन एम्पावरमेंट वाला चीज रखा गया कि जेंडर इक्वलिटी होना चाहिए। अगर एक जगह पे सेम लोग काम कर रहे हैं, स्त्री या पुरुष, दोनों का वेजेस सेम होना चाहिए। पहले हमारे देश में क्या था कि वुमेन्स को कम पैसा मिलते थे, अगर सेम काम कर रही है वुमेन्स तो उसको कम कम पैसे मिलते थे, जेंडर इक्वलिटी नहीं था। बट अभी क्या है कि अगर एक पोस्ट पे 2 लोग हैं तो दोनों को सिंपल मिलेगा। तो जेंडर इक्वलिटी हमारे देश में तो फिर भी ठीक है, बहुत सारे देश में, पुअर कंट्रीज में ये बिल्कुल भी नहीं है, अभी भी औरतों को बहुत पिछड़ा माना जाता है। तो जेंडर इक्वलिटी की बात की गई कि अब जो है कोई भेदभाव नहीं करेगा जेंडर्स पे। उसके बाद क्या है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, साफ सुथरा वातावरण होना चाहिए, साफ पानी सभी को मिलना चाहिए। तो छठा पॉइंट हमारा ये था, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी।
तो हमारा जो एनर्जी पावर है, विंड पावर से चाहे एनर्जी लाए, इलेक्ट्रिसिटी वाला हो, तो वो सभी के लिए होना चाहिए, अफोर्डेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि महंगाई बढ़ते जा रहा है। अभी हमारे यहाँ क्या है कि बिजली का पहले बिजली बिल्स काफी कम आते थे, क्योंकि बिजली बिल्स कम इसलिए आते हैं क्योंकि उसका बहुत सारा पैसा सरकार खुद पे करती है। बट अब यहाँ पे क्या है कि वही चीज यहाँ पे लाया गया है कि 2030 तक सभी के पास एक एनर्जी होना चाहिए, चाहे वो जिस रूप में, सोलर एनर्जी के रूप में रहे, चाहे जिस फॉर्म में भी एनर्जी रहे, इलेक्ट्रिसिटी टाइप का, सभी के पास अफोर्डेबल प्राइस में पहुंचना चाहिए। उसके बाद क्या है, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। सिर्फ इतना ही नहीं होना चाहिए कि अगर मान लीजिए गुड हेल्थ दिया जा रहा है, वेल बींग दिया जा रहा है, क्वालिटी एजुकेशन दे रहा है, तो गवर्नमेंट का काफी पैसा खर्चा होगा, पॉवर्टी नहीं है देश में, सभी को भुखमरी से बचाया जा रहा है, तो उसके इसमें गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा पैसा खर्चा होगा, तो क्या होगा कि हो सकता है इकोनॉमिकली डिक्लाइन हो, कम हो जाए, तो जीडीपी कम हो जाए हमारे देश का। तो उसके साथ ये भी प्रयास करना है कि हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो हमेशा सस्टेनेबल वे में रहे, सतत होता रहे, हमेशा होता रहे। तो अब ये कैसे होगा, तो हमने वहां पे क्या कहा कि क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं सरकार, क्वालिटी एजुकेशन अगर प्रोवाइड कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास स्किल्ड लोग रहेंगे, स्किल्ड लोग रहेंगे तो काम ज्यादा बेहतरीन करेंगे, तो जैसे काम ज्यादा बेहतरीन होगा देश के पक्ष में, तो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ वैसे ही बढ़ेगा। उसके बाद है इंडस्ट्री, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दिया गया, मतलब इसका भी एजेंडा है 2030 तक इस पे ध्यान दिया, इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया गया। हमारे देश में भी हो रहा है कि इंडस्ट्री को बहुत बढ़ावा मिल रहा है, नया नया इन्वेंशंस की ओर हो रहा है, जितना भी इन्वेंशंस को, अनुसंधान को दिया जा रहा है। आप देखे होंगे कि हमारे देश में क्या है कि अनुसंधान कौन कर रहे हैं, पीएचडी स्कॉलर्स। तो पीएचडी स्कॉलर्स के लिए बहुत सारे पैसे आते हैं, फंड आते हैं कि आप इनोवेशन कीजिए, आपको हम फंड देंगे। स्टूडेंट को फंड मिलता है बहुत तरीके का। तो इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर पे का भी एक एजेंडा बनाया गया। उसके बाद क्या है कि रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी, जो भेदभाव हो रहा है स्त्री पुरुष में हो या फिर कास्ट वाइज हो, रिलीजन वाइज हो, उसको कम करना, सभी लोगों को एक मनुष्य की तरह देखना, ना कि कास्ट के रूप में, रिलीजन के रूप में, सेक्स के रूप में। उसके बाद है सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। हमारा जो कम्युनिटीज है या सिटीज है वो सस्टेन होना चाहिए, एक हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए कि वो अकॉर्डिंगली होना चाहिए, हमारे रहने के लायक, हमारा अच्छा जगह होना चाहिए जहाँ हम सही रूप से रहें। हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एनर्जी को बचाएं, जितने भी इस टाइप के काम करें कि वो सही से ढंग सुचारू रूप से जिंदगी चले। उसके बाद है कंजम्पशन और प्रोडक्शन का रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसा नहीं है कि आपके घर में पानी है तो दिन भर पानी बर्बाद किए, एनर्जी बर्बाद किए, तो ये सब का भी एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक बनाना भी 2030 तक का एजेंडा है। क्लाइमेट एक्शंस, मान लीजिए साइक्लोन आ रहा है, तो साइक्लोन आ रहा है या फिर अर्थक्वेक आ रहा है, तो ये जो हो रहा है ये हमेशा सडन होता है, बट ये जो होने वाला रहता है इसकी तैयारी हम पहले से करें, क्योंकि जो हमारे जियोलॉजिस्ट हैं उनको बहुत कुछ पता रहता है पहले से क्लाइमेट के बारे में कि साइक्लोन आने वाला है, तो उसके बारे में हम पहले से तैयारी कर लें, ताकि वहाँ के साइक्लोन आने वाला है तो उस एरिया के जितने भी लोग हैं उसको कहीं और ट्रांसफर कर दे, जिससे कि लिवलीहुड हमारा सुधर सके। तो ऐसा हम क्लाइमेटिक एक्शंस पहले ले लें। लाइफ बिलो वाटर एंड लाइफ ऑन लैंड, मतलब कहने का है जो पानी के अंदर जिंदगी चल रही है, एक्वाटिक एनिमल्स हो गए या लाइफ ऑन लैंड, हम लोग इंसान भी है, जानवर भी है, वो कैसे सही से रहे, उनके लिए कुछ एजेंडा है उनका। उसके बाद है पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। लॉ, कानून कठोर 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 होना चाहिए, उससे क्या है कि पीस होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड की तरह वर्ल्ड वॉर थर्ड आ जाए, तो सभी देशों में शांति बनाए रखें, तो ये भी है। उसके बाद 17th पॉइंट क्या है, पार्टनरशिप फॉर द गोल, ये जो ग्लोबल गोल्स है हमारा कि पूरा ये सतत प्रयास जो चल रहा है जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए, तो ये इसके लिए पार्टनरशिप भी होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी अगर इंस्टीट्यूशन चल रहा है या कोई भी एनजीओ चल रहा है उसके लिए भी कुछ पार्टनरशिप होना चाहिए, देश आना चाहिए, तभी सभी देश में फैलेगा ना। तो लास्ट पॉइंट उनके खुद के हित के लिए है कि पार्टनरशिप होना चाहिए, कोई भी गोल्स को अचीव करने के लिए या उनके गोल्स को अचीव करने के लिए पार्टनरशिप आना चाहिए, देश सब जुड़ना चाहिए उस एजेंडा को फॉलो करने के लिए। तो ये उनके 17 एजेंडा है जो 2030 तक को कंप्लीट होना है। ये पिक्टोरियल है, सेम जितने बातें मैंने कहा वो इसका पिक्टोरियल रूप है, जैसे नो पॉवर्टी है, जीरो हंगर है, तो इस टाइप से पिक्टोरियल रूप है। उसके बाद एक और चीज आया FIP डेवलपमेंट प्रोग्राम।
तो अभी तक हमने जितने भी प्रोग्राम पढ़े, हेल्थ मिशन पढ़े या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पढ़े या मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स पढ़े, ये सब जिंदगी बचाने के लिए था मेनली, कि हमारा जिंदगी कितना बेहतरीन बन सके उसके लिए था। अभी ये जो FIP डेवलपमेंट प्रोग्राम है ये फार्मेसी रिलेटेड है, टोटली फार्मेसी रिलेटेड, फार्मासिस्ट के लिए और फार्मास्यूटिकल साइंटिस्ट के लिए है। तो इसका FIP क्या है कि फेडरेशन इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल, इसलिए या फिर इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन है जिसको हम लोग FIP शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। तो ये मेनली फार्मासिस्ट के लिए है, मेनली फार्मासिस्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये क्या है कि हमारा 2012 में आया था और इसके 127 मेंबर ऑर्गेनाइजेशन है पूरे वर्ल्ड में FIP चलता है। तो ये एक तरह का NGO टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है जो WHO के साथ मिलके फार्मासिस्ट के बेहतरीन के लिए या फार्मेसी रिलेटेड फील्ड जितने भी हैं उसके बेहतरीन के लिए काम करती है। अब ये गोल्स है, डेवलपमेंट गोल्स है, तो ऑब्वियस सी बात है किसी के हित के लिए होगा। तो यहाँ पे किसके हित के लिए? मेनली फार्मेसी एंड फार्मेसी रिलेटेड पीपल्स एंड फार्मेसी रिलेटेड जितने भी फील्ड हैं, एरियाज हैं, रिसर्च है, उसके लिए। तो अब यहाँ पे क्या है कि इसका मेन क्या है कि जितनी दवाइयाँ बन रही है वो कॉस्ट इफेक्टिव हो, फार्मासिस्ट का हित के लिए हो, उसका बढ़िया कुछ हो उसके लिए हो, डिस्कवरी नया नया हो उसके लिए हो, फार्मेसी प्रोफेशंस के डेवलपमेंट के लिए, ये इसका मेन मिशन यही है। यही सब करना फार्मेसी के हित के लिए जो भी कार्य हो रहा है वो FIP के अंतर्गत आ रहा है। अब यहाँ पे क्या है कि इसका 2 बोर्ड है। अब ये जो FIP है वो 2 तरह से काम करती है। कैसे काम करती है? तो 2 बोर्ड है। पहला बोर्ड है बोर्ड ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रैक्टिस, दूसरा है बोर्ड ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेस। दोनों का अलग अलग एरियाज है, जैसे कि एकेडमिक पार्ट हो गया, क्लिनिकल बायोलॉजी हो गया, हॉस्पिटल फार्मेसी हो गया, इंडस्ट्रियल फार्मेसी। इस रिगार्डिंग जो भी डेवलपमेंट करना हो, जो भी उसको गोल सेट करना हो, जो भी एजेंडा अपनाना हो, वो कौन लेती है? बोर्ड ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रैक्टिस। और जो फार्मास्यूटिकल साइंसेज है वो मेडिसिनल केमिस्ट्री हो गया, नेचुरल साइंस हो गया, फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी हो गया, फार्माको इकोनॉमिक्स हो गया, एपिडेमियोलॉजी हो गया, डिसोल्यूशन हो गया, केमिस्ट्रिक्स का जो पार्ट है हमारा, बायोअवेलेबिलिटी हो गया, बायोइक्विवेलेंस हो गया। तो ये सब का जो भी हित में देखती है, वैसा फैसला लेती है, वो कौन करता है? बोर्ड ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेस। आपको उतना डिटेल्स में यहाँ नहीं पढ़ना है डिप्लोमा में, बट ना आपको आइडियाज होना चाहिए कि FIP क्या करती है। तो ये दोनों का अपना अपना एरियाज है, बट दोनों काम किसके अंदर करती है? FIP के अंतर्गत ही करती है। हम क्लासिफिकेशन कब करते हैं? सिंपली जब भी क्लासिफिकेशन की बात हो तो हम क्यों करते हैं कि हम खुद को कितना इजिली सिंप्लीफाई वे में कर सके। अब हमारा फार्मेसी बहुत वास्ट एरिया है, सारे को एरिया को मिला दिया जाए तो खिचड़ी बन जाएगा, कौन क्या करेगा किसी को नहीं पता। तो इसीलिए क्या हुआ कि FIP ने 2 बोर्ड अलग अलग कर दिए और सभी बोर्ड को अपना अपना काम दे दिया कि आप ये इस चीज पे काम कीजिए, आप ये चीज पे काम कीजिए। अब क्या हुआ? इजिली वेल डिफाइंड हो गया इनका एरिया, तो ये ज्यादा बेहतर रूप से काम करेंगे। बस इतना ही काम था इनका। अब इन दोनों का काम क्या है? सिंपली दोनों का डेवलपमेंट गोल्स क्या है? तो फर्स्टली क्या है, जितना भी वर्ल्ड वाइज काम हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे फार्मास्यूटिकल साइंस, सबको कोऑर्डिनेट करना, सबको जोड़ना FIP का पहला गोल्स है। दूसरा क्या है कि जितना भी साइंटिस्ट है, फार्मास्यूटिकल साइंटिस्ट, रिसर्च स्कॉलर, उसको एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म देना। ये नहीं कि सिर्फ इंडिया का जो रिसर्च स्कॉलर है सिर्फ यहीं पे काम करता रह जाएगा। उसके स्किल्स अगर वो बाहर जाना चाहता है तो FIP उसको इकोनॉमिकली या हर तरह से उसको सहायता प्रदान करती है। उसके बाद क्या है कि जितने भी फार्मास्यूटिकल रिसर्च हो रहे हैं, पब्लिकली जो भी चीज जर्नल्स में पब्लिश होगा, डिस्कवरी हो गया, चाहे जो भी हो गया, तो वो पब्लिक में इशू कैसे आए? तो जर्नल के रूप में आएंगे। तो ये ध्यान देना भी FIP का काम है। उसके बाद क्या है कि जो फार्मास्यूटिकल साइंटिस्ट हैं उनका करियर डेवलपमेंट कैसे होगा, ये भी उसका एक गोल्स है। उसके बाद साइंस में, फार्मास्यूटिकल साइंस में क्या क्या इमर्जिंग एरिया है, क्या क्या एरिया अभी और बढ़ के निकलना है। जैसे अभी नैनो टेक्नोलॉजी, कुछ सालों तक नैनो टेक्नोलॉजी का तो दबा हुआ पार्ट था, लेकिन अभी क्या है कि नैनो टेक्नोलॉजी बहुत वास्ट है, बहुत वर्क कर रहे हैं। तो कौन फोकस में लाया? FIP ने उसको कहा कि नहीं, नैनो टेक्नोलॉजी पे काम करो, नैनो पार्टिकल्स काफी बेहतर वे में काम कर रहे हैं, जितने भी फॉर्मुलेशंस बन रहे हैं चाहे जो भी। तो उन्होंने क्या किया कि वो, तो ये क्या कहता है, खोज खोज के टॉपिक्स निकाल रहे हैं और उसको
पूरे देश में फैला रहे हैं, साइंटिस्ट तक फैला रहे हैं। उसके बाद क्या है कि फार्मास्यूटिकल साइंटिस्ट का जो अचीवमेंट है, क्या क्या किया, अब कोई आदमी सीमित रह जाएगा, ठीक है, काम कर रहा है बट वो सीमित रह जाएगा। तो एफआईपी क्या करता है, उसको ऑनर करता है, उसको वर्ल्ड वाइड पूरे देश में फैलाता है उसकी ख्याति को। तो वो क्या कर रहा है कि डेवलप कर रहा है, उसका स्किल डेवलपमेंट के लिए काम किया, उसको इकोनॉमिकली डेवलपमेंट के लिए काम किया, उसका करियर को ग्रोथ कर रहा है। उसके बाद क्या है कि फार्मास्यूटिकल साइंसेस का जो क्वालिटी है उसको सुधार कैसे करें। अभी हम आप लोग देख रहे होंगे डिप्लोमा काफी नीचे क्वालिटी में आ गया, पढ़ना ही नहीं चाहते लोग, ना टीचर पढ़ाना चाह रहे हैं, बहुत फॉर ग्रांटेड चल रहा है। तो इस क्वालिटी को कैसे ठीक किया जाए, जैसे पीसीआई ने अभी आपके सिलेबस को चेंज कर दिया था, उसका मेन मोटिव सिलेबस चेंज करने का क्या था कि इसमें थोड़ा क्वालिटी एजुकेशन है डिप्लोमा में, तो इसीलिए आपके सिलेबस चेंज किए, थोड़ा मॉडिफिकेशन हुआ, दैट्स वाई। तो यहाँ पे भी एफआईपी का क्या काम है कि फार्मास्यूटिकल साइंस में हाई क्वालिटी का एजुकेशन। उसके बाद जो डेवलपिंग कंट्रीज है वहां पे फार्मास्यूटिकल कैसे एडवांस हो, डेवलपिंग कंट्री वैसे ही गरीब देश है, अभी डेवलप ही हो रहा है, तो वहां पे फार्मेसी और कैसे डेवलप होगा, तो उसको कैसे किस रूप में असिस्ट करना, वो भी एफआईपी का ही काम होता है। उसके बाद फाइनेंशियल सपोर्ट करना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पार्ट्स करना, और कैसे ग्लोबली फार्मेसी के स्टैंडर्ड को बढ़ाया जाए, ये एफआईपी का काम है मेनली। तो ये आपका फर्स्ट मॉड्यूल था जो हम पढ़ चुके हैं, फर्स्ट मॉड्यूल आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम लोग सेकेंड मॉड्यूल स्टार्ट करेंगे सेकेंड लेक्चर्स में, तो वहां पे फिर हम डेमोग्राफी एंड फैमिली प्लानिंग सेकेंड मॉड्यूल स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर डेमोग्राफी एंड फैमिली प्लानिंग का रहेगा। ओके, अगर किसी को भी इन टॉपिक में से क्वेश्चंस है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट बॉक्स में भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। ओके।